नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बाल विकास को कराएंगे। इसमें आपकी यह तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली क्लास में सिलेबस बताया था और दूसरी क्लास में ये आपका सिलेबस है बाल विकास का, और दूसरी क्लास में हमने आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास यहाँ तक करा दिया था। और आज हम आपको आज की वीडियो में जो इससे आगे का जो सिलेबस है वो आपको कराएंगे। हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को समझाते हैं जिससे आप पेपर में लिख सकें, क्योंकि यह डीएलएड, बीए, बीएससी, हाई स्कूल, इंटर से अलग है। यहाँ पर आपको 40 प्रश्न हल करने हैं, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। जो सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम आपको इससे आगे जो भी टॉपिक हैं वो सभी कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक करके इन सभी टॉपिक को कहाँ से कहाँ तक कराएंगे। आज हम आपको बुद्धि से और ये जितने भी टॉपिक हैं वो सभी हम आपको कराएंगे वातावरण तक। देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि किसे कहेंगे? यानी कि आपने देखा होगा कुछ छात्र आपके साथ पढ़ते हैं और वो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, और कुछ छात्र कई बार किसी भी टॉपिक को याद करते हैं, उन्हें याद नहीं होता। तो ये किस पर डिपेंड करता है? बुद्धि पर। यानी बुद्धि क्या है? एक मानसिक योग्यता ही तो है। क्या है? मानसिक योग्यता है। तो शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं कि बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता है। अब यदि अर्थ पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? बुद्धि मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को तर्क, चिंतन, समस्या समाधान आदि की क्षमता प्रदान करती है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। यह क्या कार्य करती है? व्यक्ति को चिंतन करने में, किसी भी समस्या का समाधान निकालने में यह सहायक होती है। तो आपने देखा है जब कोई व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है, वह तर्क कर सकता है। यदि उसके सामने कोई गलत टॉपिक बता रहा है या गलत बात बोल रहा है तो उसमें वह अपनी राय रख सकता है, यानी कि वह तर्क दे सकता है बीच में। तो ये सब किस पे निर्भर करता है? बुद्धि पर। तो बुद्धि आपने समझी कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख सकते हैं। परिभाषा हमने आपको बताई थी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको देनी होती है। तो आप जो सरल लगे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3-4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि की परिभाषा बताई है, आप लिख सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या बताया है? जो बुद्धि है वो कार्य करने की विधि है। और जो भी आप परिभाषा लिखें वो कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में बंद कर दें। जैसे ये बंद है, इस प्रकार ये लिखने का तरीका होता है जिससे आपके नंबर एग्जामिनर काटे नहीं। स्पेयरमैन के अनुसार, स्पेयरमैन ने बताया है जो बुद्धि है वो तार्किक चिंतन है। गाल्टन ने क्या बताया? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। किसकी शक्ति है? पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और ये यहाँ पर हमने आपको 3 बताई, 1, 2, 3। ये चौथी है आपकी बकिंघम के अनुसार। इनके अनुसार क्या है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो सीखने की जो शक्ति है वह क्या है? बुद्धि है। तो इस प्रकार यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो आपको सरल लगे। अर्थ हमने आपको समझा दिया है। प्रत्येक टॉपिक का आपको अर्थ तो जरूर पता होना चाहिए कि अपनी भाषा में उस टॉपिक को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये अर्थ हम इसीलिए आपको प्रत्येक टॉपिक का समझाते हैं। इसका मतलब ये है, ये हमने अपने भाषा में आपको बताया है।
और इसे ही आप लिखेंगे तो एक शॉर्टकट तरीका और होता है। यदि आपको अर्थ पता है, ये तब कार्य करना है जब आपके पास कोई भी उपाय न बचे। जैसे परिभाषा पूछी जाए और आपको अर्थ पता है तो आप इसे लिख दें, ठीक है, और किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम लिख दें। ये कब है? जब आपको किसी के अनुसार परिभाषा याद नहीं है तब। ये नहीं कि सर ने बताया है तो ऐसे ही कार्य करेंगे। ये लास्ट ऑप्शन है। जैसे 40 प्रश्न पूछे गए, अब 2-3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ तो पढ़ा है। कुछ तो पढ़ा मतलब जैसे बुद्धि है, बुद्धि के बारे में आपने यदि ये बातें पढ़ी हैं तो आप कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, उस प्रश्न को छोड़ के तो नहीं आएंगे। तो ये भी आपको समझना है कि पेपर करना कैसे है। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आप किताब पूरी पढ़ लें और पेपर नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? तो हम आपको तरीके भी बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं आप लिख सकते हैं तर्क में सहायक है, ये विशेषता है। चिंतन में सहायक है, समस्या समाधान में सहायक है, सत्य और असत्य में अंतर करने में सहायक है, नवीन परिस्थिति में सामंजस्य में सहायक है, सीखने में सहायक है। कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसमें क्या है, एडजस्ट करने की, सामंजस्य करने की, क्या है, सामंजस्य करने में सहायक है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं घर जैसा आपको माहौल मिलेगा, तो वहाँ पर भी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि के प्रकार देखते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि के प्रकार गैरेट के अनुसार और थॉर्नडाइक के अनुसार। गैरेट व थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 3 प्रकार की। बहुविकल्पी प्रश्न में या 1 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिख सकते हैं बुद्धि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बुद्धि हैं? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। पहले मूर्त का मतलब समझ लें। किसका मतलब? मूर्त, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब होता है जैसे कोई वस्तु आपके सामने रखी है, उसे आप देख सकते हैं, तो वह होती है मूर्त वस्तु। अमूर्त वस्तु, कोई वस्तु है आपके सामने नहीं है, तो वह क्या है? अमूर्त वस्तु। यदि आपसे कहा जाए कि यदि आपके सामने कोई भी बुक लें या कोई सब्जी या फिर हम मानते हैं सेब है, यदि आपके सामने सेब रख दें, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप ये कहेंगे ये सेब है, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आप फलों के नाम बताइए, तो फल में सेब भी आते हैं, तो आप क्या है, दिमाग में सोचकर बताएंगे। तो ये क्या है? अमूर्त, यानी वो चित्र आपको दिख नहीं रहा है, सामने वस्तु रखी नहीं है, लेकिन आप सोच के बता रहे हैं, यानी अमूर्त है। तो इस प्रकार क्या है, जो वस्तु सामने दिख रही है वो मूर्त है, जो नहीं दिख रही है वो अमूर्त है। अब देखते हैं दोस्तों मूर्त बुद्धि, इसे गामक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो इस बुद्धि का संबंध जो होता है वो यंत्रों और मशीनों से होता है। किससे होता है? यंत्रों और मशीनों से होता है। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर आदि होते हैं। जो मूर्त बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं? इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, कारीगर हैं। यानी इनका संबंध किससे होता है? इंजीनियर का संबंध किससे होता है? यंत्रों और मशीनों से। तो आप लिख सकते हैं मूर्त बुद्धि में कि इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। इस बुद्धि के व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर होते हैं। अमूर्त बुद्धि में आप लिखेंगे इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, ठीक है। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होंगे वो शिक्षक होंगे। तो आपने देखा है शिक्षक जो होते हैं उन्हें क्या है? पुस्तकीय ज्ञान होता है। वकील, साहित्यकार आदि, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का जो संबंध होता है वो सामाजिक कार्यों से होता है। तो इस बुद्धि के जो व्यक्ति होंगे वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जैसे मंत्री हैं,
व्यवसायी हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार आपने समझा जो बुद्धि होती है वो गैरेट व थांडाइक के अनुसार 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बाल विकास आपको टेट में भी पढ़ना पड़ेगा और शिक्षक भर्ती होगी वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सही तरीके से पढ़ें। देखते हैं दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत, एक एक करके समझते हैं। एक कारक सिद्धांत विनय ने दिया है। किसने दिया है? विनय ने। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। ये पूछे जाते हैं। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक सिद्धांत थांडाइक ने दिया है। समूह कारक सिद्धांत थर्सन ने दिया है। तरल ठोस सिद्धांत कैटेल ने दिया है और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। ये आपको स्वयं याद करने पड़ेंगे। बुद्धि की संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत ये वर्ट तथा वर्नर का है। कावा खा सिद्धांत हैव का है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का है। आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम का है। ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम का है। और हम आपको बता दें बाल विकास का जो प्रथम सेमेस्टर में सिलेबस है वही टेट का है, ठीक है, ये ध्यान रखें, इसलिए हमने इसे अच्छे से बनाया है। त्रिआयामी सिद्धांत समझते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यताओं के 3 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। तो इसमें जो मानसिक योग्यताओं को 3 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, सक्रिया या फिर इसे प्रक्रिया भी कहते हैं, उत्पाद इसे परिणाम भी कहते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। विषय वस्तु, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। किसी भी समस्या के समाधान निकालने के लिए जो भी हमें सामग्री चाहिए होती है वो सब क्या है? विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। सक्रिया, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे सक्रिया कहते हैं। उत्पाद, समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये आपने समझा, ये त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है। और आपसे इतना ही पूछा जाएगा इसके कितने तत्व हैं? तो 3 तत्व हैं, विषय वस्तु, सक्रिया, उत्पाद। और परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। यदि आप PS24 सर्च करेंगे तो परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो सब्सक्राइब लिखा होगा रेड में उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी बनी होगी, ठीक है, घंटी को दबा लें, जिससे क्या है जब हम वीडियो आपके लिए डाला करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इस जब दबाएंगे तो इस प्रकार से चिन्ह बन के आ जाएगा। बुद्धिलब्धि, बुद्धिलब्धि समझते हैं। मानसिक योग्यता तथा वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि कहते हैं। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि कहते हैं। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु मतलब होती है जितनी हमारी आयु होती है, ठीक है, जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार निकाली जाती है वो होती है वास्तविक आयु। मानसिक आयु का मतलब ये है कोई छात्र क्लास 10th में है, यदि वह क्लास 12 के प्रश्नों यानी मैथ के कहें या फिर किसी भी सब्जेक्ट के कहें या फिर हम कह सकते हैं एक मानसिक योग्यता चेक करने के लिए जो मेथड बनाए गए हैं तो उसको सॉल्व कर सकता है, तो उसकी योग्यता कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि कहते हैं। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो ये है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु × 100। मानसिक आयु समझते हैं।
बालक की मानसिक योग्यता को बताने वाली आयु को मानसिक आयु कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, यदि 7 वर्ष की आयु का बालक 10 वर्ष आयु के परीक्षण को हल करे तो उसकी जो आयु 10 मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी आयु मानी जाएगी? ये मानसिक आयु मानी जाएगी 10, लेकिन उसकी वास्तविक आयु तो 7 वर्ष है। वास्तविक आयु बालक की शारीरिक आयु जो वास्तविक आयु कहलाती है। हमने आपको बताया आपकी जो आयु होती है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वही। बुद्धिलब्धि शब्द का जो विचार दिया था वो टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने। इसलिए टेट के लिए आवश्यक है, इसलिए नोट्स आप जरूर बनाएं। एक भी पॉइंट हमने छोड़े नहीं है और ये आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते, क्योंकि सिलेबस ही आपका वही है। बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। बुद्धिलब्धि का सूत्र स्टर्न ने कौन सा दिया था? बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। बुद्धिलब्धि की सूत्र में जो संशोधन किया था वो टर्मन ने किया था। उन्होंने क्या किया था? इनटू 100 लगा दिया था। मानसिक आयु का वास्तविक मानसिक आयु का जो विचार है मानसिक आयु का जो विचार है वो सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैटल ने किया था। जो मानसिक परीक्षण है उस शब्द का प्रयोग कैटल ने किया है, लेकिन मानसिक आयु का विचार बिने ने दिया है। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। बिने ने साइमन के सहयोग से विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में पेरिस यानी फ्रांस में किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण ये टर्मन के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पेपर में पूछा गया है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा गया है औसत बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110। ठीक है, इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद करना है। याद करने की ट्रिक हम आपको यहाँ से बताते हैं। आपको यहाँ से देखना है कि सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि जो होती है 90 से 110 होती है, और इसके ऊपर आपको 3 याद कर लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट 3 ऊपर के हैं। तो 90 से 110, 110 से 120, 120 से 140, 140 से अधिक। ठीक है, 90 से 110 है वो सामान्य बुद्धि है, 110 से 120 है वो श्रेष्ठ बुद्धि है, 120 से 140 है अति श्रेष्ठ, 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 70 से। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि। ठीक है, ये हो गए। अब 3 ये आपके हैं। 25 से कम महामूर्ख, 25 से 50 मूर्ख और 50 से 70 अल्प बुद्धि। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। यही एक ट्रिक है कि बीच में आप सेंटर में ये मान लें सामान्य बुद्धि 90 से 110, 3 ऊपर याद कर लें और 3 नीचे याद कर लें, उसके बाद 3 ये बचेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार आप याद कर सकें, हमने तो ऐसे ही याद किए थे। अब आपको जो सरल लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ता है जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 से ही। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। संवेगों को समझने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, संवेग आप जानते हैं, संवेग आप जानते हैं जैसे दुखी होना तो ये एक संवेग है, खुश होना तो ये क्या है? संवेग है। आगे हम बताएंगे कितने संवेग होते हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग हैं, वो सभी बताएंगे। तो संवेगों को समझने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ये परिभाषा पूछी गई है आपके में। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि चर्चित रही, इसका श्रेय किसको जाता है? गोलमैन को। यह भी प्रश्न पूछा गया था। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र गोलमैन ने बनाया है, संवेगात्मक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। संवेगात्मक लब्धि, संवेगात्मक आयु बट्टे वास्तविक आयु
इंटू 100, ये है आपकी। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो व्यक्तिक, एक सामूहिक। यानी या तो आप एक एक करके बालक को बुलाकर आप बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, या समूह में बैठाल कर सकते हैं। तो व्यक्तिक परीक्षण यानी एक परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। सामूहिक परीक्षण, यह परीक्षण एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों में या फिर समूह में किया जाता है। तो आप समझ गए बुद्धि परीक्षण। अब बुद्धि परीक्षण की डेफिनेशन आएगी तो उसमें क्या लिखेंगे, बुद्धि का मापन करना ही बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि का मापन करना क्या कहलाता है, बुद्धि परीक्षण। माप तौल तो आप जानते ही हैं। बुद्धि परीक्षण तथा उसके विकासकर्ता या फिर निर्माता, तो ये बुद्धि परीक्षण के नाम पूछे जाएंगे आपके में। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो ये दिया है विनय व साइमन ने। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण टर्मन ने। वेस्लर बुद्धि परीक्षण वेस्लर ने। आर्मी एल्फा परीक्षण तो रॉबर्ट थेरकस ने। ये प्रश्न पूछा गया है। जलोटा बुद्धि परीक्षण जलोटा ने। भाटिया बुद्धि परीक्षण ये भी पूछा गया है, भाटिया, तो इसे भाटिया बैटरी परीक्षण भी कहते हैं। ये प्रश्न आपके में पूछा गया था, भाटिया बैटरी परीक्षण किसने दिया है, तो ये भाटिया ने दिया है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण। शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। गुड एनफ ड्रॉ एंड मैन बुद्धि परीक्षण, यह गुड एनफ ने दिया है। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, ये रेबिन ने दिया है। तो ये बुद्धि परीक्षण आपके में पूछे जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं किसी भी बुद्धि परीक्षण को आपके में पूछे जाएंगे। बुद्धि परीक्षण यानी दो बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है, आप प्रत्येक टॉपिक को समझते रहें, ये सभी सिलेबस के अनुसार हैं। संवेगात्मक विकास, हमने आपको बताया था अभी कि संवेग हम बताएंगे। संवेग, पहले संवेगात्मक विकास से पहले संवेग को समझते हैं। संवेग माने होता है, यानी इंग्लिश में कहेंगे इमोशन, जैसे प्रेम, तो ये एक संवेग है। हर्ष, उत्साह, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये क्या है, संवेग हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं। इन्हें क्या है, महसूस करते हैं। इन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। व्यक्ति के हाव भाव से हम इसे महसूस कर लेते हैं कि क्रोध आया है, कि प्रेम है, कि भय है, तो ये सभी हम महसूस करते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमोशन। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इमोवरी का अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। इस प्रकार व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। यानी जब व्यक्ति में संवेग होंगे तो वह मूल स्थिति है उसमें नहीं रहेगा, वह सामान्य स्थिति में तो रहेगा ही नहीं। जैसे क्रोध आया तो वो सामान्य स्थिति में कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संवेग एक विशेष मानसिक क्रिया है। संवेग क्या है, एक विशेष मानसिक क्रिया है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो आपने देखा संवेग क्या है, एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति व व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार आपने संवेग के बारे में समझा। संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन में पूछा जाए तब भी लिख सकते हैं, अर्थ में भी लिख सकते हैं। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग कहते हैं। अब परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने बताया है, वुडवर्थ ने। रॉस ने क्या बताया है, संवेग चेतना की वह अवस्था है। संवेग क्या है, चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट देखते हैं संवेग के प्रकार, यानी संवेगों के प्रकार में संवेग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक में कौन कौन से संवेग आएंगे, इन्हें सुखदायी संवेग भी कहते हैं। जो सकारात्मक होंगे वो सुखदायी होंगे, जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, ये सभी सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे। नकारात्मक संवेग के अंतर्गत इन्हें दुखदायी संवेग कहते हैं, जैसे भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, घृणा,
ये सभी क्या है, नकारात्मक संवेग हैं। तो आपने संवेग के बारे में भी समझा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकडूगल के अनुसार संवेग। तो मैकडूगल ने 14 संवेगों को बताया है। ये आपके अतला उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है कि मैकडूगल ने संवेगों को कितना बताया है, 14। प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति, प्रत्येक संवेग की क्या है, एक मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं। किसके, मूल प्रवृत्ति के। अब समझते हैं दोस्तों संवेग। ये आपके सभी संवेग हैं और ये उनकी मूल प्रवृत्ति है। ये पूछे भी जाते हैं, जैसे भय की मूल प्रवृत्ति, जैसे भय जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति बताइए, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो भय की क्या है, पलायन, क्रोध की युयुत्सा, घृणा की निवृत्ति, वात्सल्य की संतान की कामना, करुणा की मूल प्रवृत्ति शरणागति, या शोक या दुख की मूल प्रवृत्ति पूछी जाए तब भी शरणागति, कामुकता की मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति, आश्चर्य की जिज्ञासा, आत्महीनता दैन्य, आत्म अभिभावन, आत्मगौरव यानी आत्म अभिमान का आत्मगौरव, एकाकीपन सामूहिकता, भूख भोजन की तलाश, अधिकार संग्रह, कृतिभाव रचना धार्मिक, आमोद हास। तो ये आपने देखे कि 14 संवेग हैं उनकी मूल प्रवृत्ति। ये मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं, इन्हें आप याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। यानी जो संवेगात्मक विकास है, अभी तक हम आपको संवेग के बारे में बता रहे थे, आपके में है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास है वो तीनों अवस्थाओं में बताएंगे हम आपको, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो आपके में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ये हेडिंग, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो शैशवावस्था हमने आपको बताई कि जन्म से 5 वर्ष तक को होती है, क्योंकि ये आयु आप ध्यान में रखेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आसपास आपने छोटे बच्चे देखे होंगे तो उनके आप समझ सकते हैं व्यवहार से कि वह क्या जानते हैं, यानी क्या हाव भाव होते हैं, कितनी एज के अनुसार वह क्या कर सकते हैं, क्या आपको बता सकते हैं। तो इसी के अनुसार आप बनाकर भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। तो जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है, इस संवेग की बात हो रही है। जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय केवल उत्तेजना और 2 वर्ष की आयु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय ये सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था में शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। आपने देखा होगा यदि कोई बच्चा रो रहा है उसे खिलौना दे देंगे तो वह हंसने लगेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि शैशवावस्था में शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। रोते हुए शिशु को खिलौना देने पर हंसने लगता है। वाटसन ने जन्म के समय, अब ये मनोवैज्ञानिक हैं, कोई मनोवैज्ञानिक कुछ बताता है, कोई मनोवैज्ञानिक कुछ बताता है, लेकिन आपको लिखना पड़ता है कि इस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया है। वाटसन ने जन्म के समय शिशुओं के भीतर यानी शिशुओं के अंदर भय, क्रोध, प्रेम 3 संवेग बताए हैं। ये किसने बताए हैं? वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की। तो बाल्यावस्था में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि संवेग आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग में स्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो ये आपने संवेगात्मक विकास देखे तीनों अवस्थाओं में। नोट में कुछ पॉइंट हैं उसे पढ़ लेते हैं। वाटसन ने केवल भय, क्रोध तथा प्रेम को प्राथमिक संवेग माना है।
स्पिनोजा ने 3 प्राथमिक संवेगों को माना है, हर्ष, शोक और इच्छा। डेकार्ट ने 6 प्राथमिक संवेगों को माना है, प्रशंसा, प्यार, घृणा, इच्छा, हर्ष और शोक। जॉर्गेनसेन ने 6 कितने माने? 6। कौन कौन से? भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध, लज्जा। आपको क्या है, वाटसन के अनुसार पढ़ने हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हैं, कुछ जितने भी हैं हमने आपको बताया है कि हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आपको शिक्षक भर्ती तक ये बाल विकास का टॉपिक जो भी सिलेबस है वो याद रखना है, इसलिए हमने सभी इसमें टॉपिक दिए हैं और इस परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सैंड ने कितने बताएं? 7। भय, क्रोध, हर्ष, शोक, जिज्ञासा, घृणा, विरक्ति। जेम्स के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल संवेग, एक सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग में आपके दुख, भय, प्रेम हैं और सूक्ष्म संवेग में नैतिक भाव, बौद्धिक भाव, सौंदर्य भाव की गणना की जाती है। तो इस प्रकार आपने क्या है, संवेगात्मक विकास का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा तीनों अवस्थाओं में। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विकास। समझते हैं सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। तो सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। क्या होती है? परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी परिभाषा। तो हरलॉक ने क्या बताया है? सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सौरे व टेलीफोर्ड के अनुसार सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है, वह आजीवन चलती रहती है। ये आपके सौरे व टेलीफोर्ड ने बताए। जॉन डीवी ने क्या बताया है? जॉन डीवी के अनुसार देखते हैं, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो जन्म के बाद शिशु की देखभाल माँ के द्वारा होती है। उस समय माँ ही उसका समाज है, माँ ही समाज होती है। शिशु 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। 5 वर्ष की आयु तक वह सामाजिक खेलों में भाग लेने लगता है। हरलॉक के अनुसार शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन का अनुकूलन, उनके लेन देन करना, अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या होगा? बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है। यानी बालक क्या है? बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी विद्यालय में जाना स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पर नए नए दोस्त बनाता है, मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। सामाजिक रुचियाँ इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं, जैसे पार्टी में भाग लेने की रुचि, समाज सेवा करने की रुचि, मनोरंजन में रुचि आदि सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रकार आपने सामाजिक विकास भी तीनों अवस्थाओं में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाषा विकास। तीनों अवस्थाओं में भाषा विकास पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था में भाषा विकास। तो जब शिशु का जन्म होता है तो पहली बार रोता है, यानी क्रंदन करता है, ये शब्द आपको मिलेगा। यानी अगर बहुविकल्पी में पूछा जाता है तो रोने को क्या लिखेंगे? वो क्रंदन लिखेंगे। तो जब शिशु जन्म लेता है तो वो क्या है? रोता है। यह शिशु की पहली भाषा होती है। शैशवावस्था में बालक की वाक्य रचना यानी वाक्य निर्माण केवल एक शब्द की होती है। शैशवावस्था में लड़कियों का भाषा विकास
जो लड़कियों का भाषा विकास है लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से होता है। शैशवावस्था में बालकों में क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण आदि क्रियाएं होती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, यानी इतना लिख के दे देगा और पूछेगा ये सब शैशवावस्था में भाषा विकास होता है या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो ये कब होता है? शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। किशोरावस्था में भाषा विकास, किशोरावस्था में बालकों के उच्चारण में शुद्धता आ जाती है। भाषा विकास में अवरोध के कारण, अवरोध यानी रुकावट, क्या कारण हो सकते हैं भाषा विकास में? ध्वनि दोष के कारण, बोलने के अंगों में दोष के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण, अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान के अभाव के कारण, बालक के हकलाने के कारण, बालक को कम सुनाई देने के कारण। तो ये सभी भाषा विकास के अवरोध के कारण हैं या रुकावट के कारण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को क्रिएटिविटी कहते हैं या फिर सृजनात्मकता को हिंदी में रचनात्मकता भी कहते हैं। क्रिएट माने होता है उत्पन्न करना यानी निर्माण करना। जब आपसे सृजनात्मकता पूछा जाएगा तो आपको क्या है उसमें लिखा होगा कि सृजनात्मकता से क्या अभिप्राय है। तो आपके माइंड में क्या आएगा? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। क्रिएट माने होता है उत्पन्न करना या निर्माण करना, यानी कि नवीन ढंग से सोचना और करना ही क्या है? सृजनात्मकता है। नवीन ढंग से यानी नए ढंग से सोचना और करना क्या है? सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का आधार चिंतन है। वह मानसिक योग्यता, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाती है। वह मानसिक योग्यता, सृजनात्मकता क्या है? मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसको? नवीन रचना या विचार, नए विचार को प्रस्तुत करता है। तो वह क्या है? सृजनात्मकता है। क्योंकि हमने आपको क्रिएट माने बताया है उत्पन्न करना, निर्माण करना। जब निर्माण होगा तो नया ही होगा। अब परिभाषा देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार दूसरी परिभाषा है अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना है। तो आप लिख सकते हैं बालकों में सृजनात्मकता विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो बालकों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। यह प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में। बालकों के जो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में सहयोग करके सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। बालकों की चिंतन शक्ति में सहयोग करके, कल्पना शक्ति में सहयोग करके। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। सृजनात्मकता का मापन अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। मुक्त उत्तर वाली। इस परीक्षण की समयावधि 10 मिनट होती है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक बालक का चिंतन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं या घटक आप लिख सकते हैं। मौलिकता, यह प्रश्न पूछा गया है, सृजनात्मकता के घटक लिखिए। मौलिकता, नवीनता, नवनीयता, धारा प्रवाहता, निरंतरता, विस्तार, लोचनीयता, कल्पनाशीलता, सार्वभौमिकता, जिज्ञासा, साहसी, दृढ़ निश्चयी, स्वकेंद्रिता, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, विचारों में व्यवहारिकता। तो ये आप लिख सकते हैं सभी। व्यक्तित्व का अर्थ यानी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के
पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा या फिर मुखौटा, नकाब, ये सब होता है। व्यक्ति के वे आंतरिक और बाह्य गुण जिससे समाज में उसकी पहचान बने, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे व्यक्तित्व क्या है। एक गुण है, बाहरी गुण व्यक्ति के और आंतरिक गुण जिससे समाज में उसकी पहचान बने, तो वह क्या है, व्यक्तित्व है। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। ये आप अर्थ में भी समझ सकते हैं और डेफिनेशन या कहीं भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो आप पर्सनैलिटी समझ गए। व्यक्तित्व की परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वाटसन ने क्या बताया है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। वैलेंटाइन के अनुसार, परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी, किसी एक के अनुसार याद कर लें, क्योंकि यदि परिभाषा पूछी जाती है तो आप किसी एक के अनुसार जो सरल लगे वो याद कर सकते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व के प्रकार, ये कई बार पूछा गया है, युंग के अनुसार या फिर जुंग के अनुसार। किसी बुक में आपको युंग मिलेगा, किसी में जुंग मिलेगा, दोनों एक ही हैं। तो ये हैं आपके 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी समझते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि स्वयं से होती है, यह स्वार्थी होते हैं। रचनाकार, लेखक बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या है, स्वयं से रुचि हो। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जिन्हें क्या है, दूसरों में रुचि हो, यानी समाज से रुचि हो। तो बहिर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत से हो, यानी समाज से हो। यह दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। शिक्षक तथा नेता बनने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। उभयमुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनमें कुछ अंतर्मुखी तथा कुछ बहिर्मुखी दोनों ही गुण पाए जाते हैं। समायोजित तथा उचित व्यक्तित्व दर्शाने के लिए यह उचित व्यक्तित्व है। तो आपने समझा, अंतर्मुखी जो स्वयं में रुचि रखते हैं, बहिर्मुखी जो बाहरी जगत से या समाज से रुचि रखते हैं, और उभयमुखी में दोनों ही आते हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही व्यक्ति आ जाते हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने दिया है। विशेषक सिद्धांत ये कैटल ने दिया है। व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं ये समझते हैं दोस्तों। प्रक्षेपण विधियां ये अचेतन मन का अध्ययन करती हैं। सोरसा परीक्षण या स्याही डब्बा परीक्षण ये किसका है, सोरसा का है। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण जिसे TAT परीक्षण कहते हैं, यानी TAT परीक्षण, ये किसने दिया है, मरे एवं मॉर्गन ने दिया है। बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण यानी CAT परीक्षण, तो ये दिया है बेलॉक ने। वाक्य या कहानी पूर्त परीक्षण, अब प्रक्षेपण विधियां में यानी चेतन मन का अध्ययन होता है, तो इसमें कौन सी आती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां में आत्मकथा है, जीवन व्रत है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है। और वस्तुनिष्ठ विधियां में कौन कौन सी आएंगी, निरीक्षण विधि, निष्पादन परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, समाजमिति, मनोविश्लेषणात्मक विधि में आएंगी मुक्त, सहचर्य, स्वप्न विश्लेषण। तो इस प्रकार ये आपकी विधियां हैं और इनसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये 3 से कि सोरसा परीक्षण किसने दिया है, TAT परीक्षण किसने दिया है, CAT परीक्षण किसने दिया है, तो ये पूछे गए हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, विस्तार में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सोरसा परीक्षण, जिसे स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी होती हैं। ये आकृतियां 5 कार्डों पर काले और 2 कार्डों पर काले व लाल। अब 5 और 2 7 बचे 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों के होते हैं। जो 3 कार्ड होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं। 5 तो काले होंगे तो 2 काले लाल होंगे। परीक्षार्थी को एक एक करके ये कार्ड दिखाए जाते हैं। उसके उपरांत आकृति के बारे में पूछा जाता है। यह परीक्षण 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका TAT परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं। एक कार्ड सादा, कुल कार्ड 31 होते हैं। बालक को चित्र दिखाकर सादा कार्ड पर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए उपयोगी है, अर्थात किशोर एवं प्रौढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है आपका बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, जिसे CAT परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में 10 चित्रों के कार्ड होते हैं जिन पर जानवरों के चित्र होते हैं। इन कार्डों पर बने चित्रों को देखकर बालकों को पूछा जाता है कि यह परीक्षण, जो इन कार्डों पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें दिखाकर बालकों से पूछा जाता है यह चित्र किसका है। नेक्स्ट देखते हैं, यह परीक्षण 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए होता है। वाक्य या कहानी पूर्त परीक्षण, इसमें क्या लिखेंगे आप? इस परीक्षण का विकास पाइन व टेंडलर ने 1930 में किया। इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया था। भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में बालकों को कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने व्यक्तित्व मापन की विधियां समझी। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तित्व भिन्नता, व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी अब इसका अर्थ क्या है? इसका मेन अर्थ ये है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना। अब भिन्न रंग में भी हो सकता है, बुद्धि में भी हो सकता है, रुचि में भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है शब्द का आपको अर्थ बता दिया जाए जिससे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। घुमा फिरा के देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति का रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं 2 तरीके से। तो ये आपने देखा व्यक्तिक भिन्नता। अब परिभाषा देखते हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या बताया? कोई भी 2 व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना व्यक्तिक भिन्नता है। स्किनर ने क्या बताया? मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी व्यक्तिक जो भिन्नता है उसको कौन प्रभावित कर सकता है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, शिक्षा व आर्थिक दशा। वंशानुक्रम यानी माता पिता में से कोई भी या किसी का भी रंग यदि काला है तो स्वाभाविक है बच्चे का रंग भी काला होगा। तो ये वंशानुक्रम प्रभावित करता है। और भी गुण होते हैं जैसे वातावरण है, परिपक्वता है, शिक्षा व आर्थिक दशा है। यानी प्रभावित कौन कर सकता है? बुद्धि, यदि वह छात्र शिक्षित होगा तो बुद्धि तेज होगी। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का क्या प्रभाव है? सभी बालकों को एक शिक्षण विधि से नहीं पढ़ा सकते, ये प्रभाव है। बालकों को समूह में शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कोई कम बुद्धि का है, कोई ज़्यादा का है। आपने बताया कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक भिन्नता है, तो बालकों में भी तो भिन्नता पाई जाती है। बालकों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जाती है।
सभी बालकों को एक पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ा सकते। कल्पना, कल्पना यानी इमेजिनेशन, कल्पना तो आप जानते हैं, इमेजिनेशन, आप कल्पना तो कर सकते हैं। पूर्व अनुभवों के आधार पर, इसमें क्या लिखना है आपको, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना। ये कल्पना के अर्थ में आप याद कर लें, पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करना ही कल्पना है। अब देखते हैं दोस्तों, कल्पना एक मानसिक क्रिया है जो पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन रचना का निर्माण करती है। अर्थ में आप ये भी लिख सकते हैं। परिभाषा देखते हैं, रायवर्न के अनुसार कल्पना हमारी प्रतिभाओं को नवीन ढंग से प्रयोग करने की शक्ति है। डम्बिल के अनुसार मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास या शिक्षा में कल्पना शक्ति का विकास। तो बच्चों को कहानी सुनाकर, बच्चों की भाषा का विकास करके, काल्पनिक खेलों द्वारा बच्चों को कार्य करने के अवसर देकर, क्रियाओं के लिए अवसर देकर, तो इस प्रकार बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। चिंतन यानी थिंकिंग, चिंतन, चिंतन मनन, ये आपने सुना होगा। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा देखेंगे। चिंतन का मतलब क्या है, किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना, किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व अनुभवों के आधार पर सोचना चिंतन कहलाता है। हम प्रत्येक शब्द का एक अपने भाषा में अर्थ आपको बताते हैं, उस अर्थ को आप समझ गए तो आप परिभाषा है या उससे संबंधित जो भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। और यह क्या है, मानसिक क्रिया है। तो आप ये लिख सकते हैं, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन का उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना होता है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, किसी समस्या के समाधान के लिए सोचना चिंतन कहलाता है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चिंतन कहलाता है। तो ये कई प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये हम क्यों बताते हैं, क्योंकि यदि किसी भी शब्द का आपको अर्थ पता है तो उसे घुमा घुमा के हम कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपसे जो आपके में 75 शब्द का जो लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आपको लिखने की कला भी तो आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट भी लिखा जाए और आपके जो शब्द हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। चिंतन की परिभाषा रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। चिंतन के प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं, एक तो मूर्त चिंतन, एक अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन को प्रत्यक्ष चिंतन कहते हैं। जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने है उसके बारे में सोचना मूर्त चिंतन कहलाता है। अमूर्त चिंतन या फिर जिसे अप्रत्यक्ष चिंतन या परोक्ष चिंतन कहते हैं, जो वस्तु या व्यक्ति आंखों के सामने नहीं है उसके बारे में सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा चिंतन 2 प्रकार के हैं, मूर्त और अमूर्त। चिंतन के साधन या फिर सामग्री, तो ये आपसे पूछे गए हैं तो आप लिख सकते हैं, प्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक, संवेदना, भाषा, प्रतिज्ञप्ति, तर्क, रीजनिंग। तर्क, अब यहाँ पर इसका अर्थ पहले देखते हैं। किसी समस्या के समाधान में सहायता करना तर्क कहलाता है। किसी समस्या के समाधान में सहायता करना तर्क कहलाता है। तर्क की परिभाषा देखते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। मन के अनुसार तर्क
उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो मन है वो मनोवैज्ञानिक का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास के आधार या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। ये आपके सिलेबस में है। वंशानुक्रम को समझते हैं। अपने पूर्वजों या फिर माता पिता से गर्भाधान के समय बालकों को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। जो आपको माता पिता से जो गुण प्राप्त हुए हैं उसे क्या कहेंगे? वंशानुक्रम कहेंगे। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसे अपने पूर्वजों से अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता कहते हैं। बालक के केंद्रक में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। ये आपके पेपर में पूछा गया है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम का संबंध माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों से होता है जो बालक को प्राप्त होते हैं। यदि माता पिता लंबे होंगे तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, यदि बौने होंगे तो बच्चे भी बौने होंगे। यदि माता पिता की जो बुद्धि है वो तेज होगी तो बालकों की बुद्धि भी तेज होगी, यदि मंद है तो मंद होगी। तो ये सभी क्या है? बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव है। वातावरण समझते हैं। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका वातावरण है, या जिसे पर्यावरण भी कहते हैं, परिवेश भी कहते हैं। बालक जिस वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण से अभिप्राय उन परिस्थितियों से है जो बालक पर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक अपना प्रभाव डालती हैं। तो पर्यावरण, परिप्लस आवरण। परि माने होता है चारों ओर तथा आवरण माने ढकने वाला। जो हमें चारों ओर से ढके हुए है वही पर्यावरण है। और यहाँ पर वातावरण या पर्यावरण बालक के लिए, जैसे बालक अपने घर में रहता है, यदि उसके माता पिता या जो भी उसके परिवार में हैं वो सभी शिक्षित हैं तो उस बालक के बोलने का तरीका, रहने का तरीका सभी अलग होगा। यदि आसपास का माहौल या वहाँ का माहौल, घर का माहौल सही नहीं है तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। तो ये वातावरण के बारे में बताया गया है। और हमने आपको जो आपके टॉपिक थे हमने आपको जो आपके सिलेबस के यहाँ तक टॉपिक करा दिए हैं। कहाँ तक करा दिए? यहाँ तक। और हम आपको बता दें, परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को चैनल का नाम बताकर जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक तरीके से अच्छे तरीके से रिवीजन करा रहे हैं। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं प्रत्येक टॉपिक को समझाकर। अभी तक आपने पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा हो, विद्यालय से पढ़ा हो या कहीं से और भी अदर सोर्सों से पढ़ा हो, लेकिन हम आपको क्या है कम वीडियो में और आपका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। आपकी आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और केवल 2 वीडियो में आपका आधा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। यानी ये तीसरी वीडियो थी। पहली वीडियो तो सिलेबस की थी, उसके बाद दूसरी और तीसरी जो वीडियो है वो पहली वीडियो में हमने केवल सिलेबस बताया है, दूसरी और तीसरी में हमने सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार कम वीडियो में भी हम आपको करा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है, समझाना है। फालतू की बातें हम नहीं करते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। क्योंकि हम इधर उधर की ज़्यादा बात करेंगे वो आप पेपर में तो लिखेंगे नहीं। तो जितना हो सकता है हम सिलेबस से रिलेटिव ही बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। शेयर के कोई पैसे तो नहीं लगते। थैंक यू दोस्तों।